दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला के सिस्टम को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया में तेल का दाम क्यों नहीं बढ़ रहा है। आखिर क्यों बाजार इतने उथल पुथल के बाद भी शांत रहा और क्यों कोई बहुत बड़ा ड्रामा नहीं हुआ। देखिए, आज हम इसी सवाल को ढूंढने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये सब भारत पर असर डालने वाला है कि नहीं। जैसा कि इस समय जनवरी 2026 में दुनिया भर में तेल का दाम 57 से $58 प्रति बैरल के आसपास है। पिछले हफ्ते जब यह खबर आई कि अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ लिया है, तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि अब तो बहुत बड़ा नाटक होगा। कोई सोच रहा था कि तेल का दाम बहुत ज्यादा गिर जाएगा, तो कोई सोच रहा था कि बहुत ही बड़ी तेजी आएगी। लेकिन इसके उलट कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ शांत रहा और बाजार ने शांति से काम लिया। लेकिन ये समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ कि किसी देश के राष्ट्रपति को पकड़ लेना मतलब ये नहीं कि अचानक से सब कुछ ठीक हो जाएगा, और नहीं इसका मतलब ये है कि सब कुछ बिगड़ जाएगा। वास्तव में तो ये उतना ड्रामेटिक होता नहीं है जितना कि न्यूज हेडलाइंस में दिखता है। असली मुद्दा कहीं और चल रहा है। देखिए, वेनेजुएला की सबसे बड़ी समस्या वहाँ की राजनीति नहीं है, बल्कि असली समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर। वेनेजुएला का तेल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुराना है। ज्यादातर पाइपलाइन 1970 के दशक में बने हैं। अब सोचिए, 50 साल से ज्यादा पुरानी चीजें, उनका इस समय क्या हाल होगा। पाइपलाइंस टूटे हुए हैं, रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचा है और पोर्ट्स पुराने हो गए हैं और इतनी बुरी हालत में है कि अब वो काम भी नहीं करते। और अगर मान लेते हैं कि कल को सब कुछ राजनीतिक रूप से ठीक भी हो जाए, पूरी स्टेबिलिटी भी आ जाए, तो भी क्या तेल उत्पादन अचानक बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सब चीजों को ठीक करने में महीनों और शायद साल भी लग जाए। बहुत पैसे खर्च होंगे, बहुत सा इन्वेस्टमेंट होगा और बहुत मेहनत होगी। तो अगर अगले कुछ महीनों में वेनेजुएला का तेल प्रोडक्शन में अचानक कोई इजाफा नहीं हो सकता, तो तेल के दाम में अचानक गिरावट ही क्यों आएगी? यही कारण है कि तेल के दाम नीचे नहीं गिर रहे हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की तरफ से क्या हो रहा है। तो देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुलेआम कहा है कि बड़ी बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियां जैसे शेवरॉन, एक्सॉन, फिलिप्स और श्रम्बल्जर वेनेजुएला में बिलियंस का निवेश करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से बनाएंगे। लेकिन अब तो सीधा सवाल उठता है कि अगर आप इतनी बड़ी तेल कंपनी के मालिक होते, तो क्या आप अभी इसी समय वेनेजुएला में जाकर सारा पैसा लगा देते, जब वहां पर राजनीतिक रूप से उथल पुथल मची हुई है और जियो पॉलिटिक्स में सेंटर पॉइंट बना हुआ है और अभी भी अस्थिरता है? देखिए, पावर पूरी तरीके से कंसोलिडेट तो अभी तक तो नहीं हुई है। वाइस प्रेसिडेंट ने तो कंट्रोल कर रखा है, लेकिन स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं है। पाइपलाइन पर हमला हो सकता है, विरोध हो सकता है, राजनीतिक बैकलैश हो सकते हैं। तो ऐसे में किसी भी समझदार कंपनी अभी भी वेनेजुएला में इन्वेस्ट करने की जल्दीबाजी नहीं करेगी। वो धीरे धीरे, सावधानी से और स्ट्रेटेजी के साथ कदम बढ़ाएगी। अब आता है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि मान लीजिए कंपनियां सच में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का निवेश कर देती हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि फिर वो बाजार में सस्ता तेल ला देंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तेल का दाम गिर जाता है तो उनका पूरा निवेश डूब सकता है। कहीं अगर तेल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और मांग की कमी हो जाती है, तो ऐसे में कंपनियों के पास कोई चारा ही नहीं रहेगा। इसलिए वो अपने सप्लाई को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। स्टेबल दाम भी जरूरी है, जो कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन और मुनाफे के लिए काफी है। ये है बड़ी तेल कंपनियों की सोच समझ। इसलिए वेनेजुएला पर कंट्रोल मतलब सस्ता तेल नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड तेल है, और इसलिए तेल का दाम गिरा नहीं है। चलिए अब इस कहानी में एंट्री करते हैं चीन की। पहले चीन वेनेजुएला से सस्ता तेल खरीद रहा था, सैंक्शन को छुपाते हुए और फ्रेंडली तरीके से, बिना किसी परेशानी के। लेकिन अब अमेरिका के कंट्रोल के बाद सब कुछ बदल जाएगा। अब चीन को क्या मिलेगा? तो स्ट्रिक्ट सैंक्शंस मिलेंगे, कड़े शिपिंग रूल्स रेगुलेशन होंगे, इंश्योरेंस की भी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि ज्यादातर बड़े इंश्योरेंस अमेरिका की ही कंपनियों के पास है। और वैसे भी डॉलर की अगर बात करें तो पेमेंट में रुकावटें आ सकती हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो चीन के लिए तेल अब और महंगा हो गया, भले ही दुनिया के बाजार में तेल की सप्लाई ठीक ठाक हो। तो भैया, ये चीन के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकल हार है, क्योंकि चीन के लिए एनर्जी कोई ऐच्छिक चीज नहीं है। एनर्जी चीन के लिए मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ है, एक्सपोर्ट की शक्ति का आधार है और सोशल स्टेबिलिटी का जरिया है। इसलिए एनर्जी के बिना चीन चल ही नहीं सकता। तो अब चीन बैठा तो रहेगा नहीं, तो ऐसे में वो क्या करेगा, ये सोचने वाली बात है। देखिए, चीन दूर दराज के जगहों से तेल खरीदेगा, ऐसे में ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा होगा। एग्रेसिवली वो अपने ऑयल रिजर्व को भर देगा, यानी स्टॉक भर लेगा। तो ऐसे में रिस्क प्रीमियम्स भी ज्यादा देने होंगे। खैर, ईरान, रशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश करेगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर वो ये सब करता है तो इससे क्या होगा?
इससे ये होगा कि तेल की मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, जिसे सुरक्षित करना और ज्यादा महंगा हो जाएगा। और ये सब तेल के लिए स्ट्रक्चरली बुलिश है। जैसे इसे मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप अपना फूड डिलीवरी ऐप खोलते हैं, उसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारा खाना है, तो खाना सस्ता होना चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन अचानक सड़कें बंद हो जाती हैं, बारिश तेज आ जाती है और पुलिस की जांच बढ़ जाती है, तब क्या होता है? डिलीवरी चार्जेस बढ़ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स एक्स्ट्रा फीस लगाते हैं। खाना तो गायब नहीं हुआ ना, लेकिन जोखिम बढ़ गया, और ये एक्स्ट्रा कॉस्ट को रिस्क प्रीमियम कहते हैं। और यही बिल्कुल वही चीज है जो तेल के साथ होने वाली है, यानी तेल महंगा हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चरली बुलिश है, यानी तेल के दाम बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में इंडिया के पास वेनेजुएला, चाइना और यूएस का एक ट्रायंगल बन गया है। ये ट्रायंगल जियोपॉलिटिक्स टेंशन ला रहा है, एनर्जी को वेपनाइज कर रहा है और ब्लॉक बेस्ड सप्लाई चेन बना रहा है। और भैया जहां फ्रिक्शन होगा वहां इनएफिशिएंसी होगी, और यही इनएफिशिएंसी वेनेजुएलियन ऑयल के साथ भी होगी। चलिए अब हम भारत की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिलहाल भारत वेनेजुएला का तेल नहीं खरीद रहा है। भारतीय रिफाइनरीज ने मई 2025 में अपने सभी इंपोर्ट्स वेनेजुएला से बंद कर दिए थे, क्योंकि यूएस सैंक्शंस और कंप्लायंसेस के जोखिम थे। लेकिन इतिहास बताता है कि पहले रिलायंस ही सबसे बड़ा खरीदार था। लगभग 90% वेनेजुएलियन तेल की खरीद रिलायंस के माध्यम से होती थी। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है कि अमेरिका का कंट्रोल आने के बाद अमेरिका वेनेजुएला का तेल भारत के सामने एक कैरेट की तरह पेश कर सकता है। वो कह सकता है कि हमारे करीब आओ और हम तुम्हें वेनेजुएला का तेल दिलाएंगे, जो कि सैंक्शन से सुरक्षित होगा, जिसके इंश्योरेंस के मुद्दे भी नहीं होंगे, जिससे डॉलर में सेटलमेंट करना भी आसान होगा। और ये भारत के लिए आकर्षक होगा, क्योंकि वेनेजुएला का तेल हैवी क्रूड है, जो कि भारतीय रिफाइनरीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, खासतौर पर रिलायंस, नायरा, आईओसी जैसी कंपनियों के लिए। और इसमें लंबी अवधि के लिए सप्लाई पोटेंशियल भी है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये आता है कि भारत इसे हैंडल कैसे करेगा? भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, भारत की फिलॉसफी है कि सबसे ज्यादा अपने ऑप्शंस खोले रखना, फिर चाहे वो यूनाइटेड स्टेट हो, चाहे रशिया हो, या फिर चाहे मिडिल ईस्ट हो, लेकिन किसी से परमानेंट अलाइनमेंट नहीं करना है। ये कहने में तो आसान है, लेकिन करने में मुश्किल है। ये एक बहुत ही लूज रस्सी पर चलने जैसा है, लेकिन भारत ऐसा करता भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत असहाय नहीं है, भारत भी अपने स्ट्रेटेजीज बना सकता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि भारत अपने सप्लायर्स को एक दूसरे के खिलाफ खेल सकता है, वो कीमत को कम रखवा सकता है या स्ट्रेटेजिकली नॉन अलाइंड रह सकता है। और इस तरीके की स्ट्रेटजी से प्राइस कंट्रोल होगा, और वही पॉलिटिकल सरेंडर भी नहीं होगा। क्योंकि सही बात तो यह है कि अमेरिका भारत को करीब खींचने के लिए वेनेजुएला के तेल को कैरेट के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक बार्गेनिंग टूल के रूप में है, लीश के रूप में काम नहीं कर सकता। और शायद यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वेनेजुएला टेक ओवर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा है, क्योंकि कभी कभी चुप रहना भी रणनीति का एक हिस्सा होता है, और ये समझदारी भी है और बुद्धिमानी भी है। और वहीं दूसरे पक्ष की चाल का इंतजार करना, अपने ऑप्शंस को इवेल्युएट करना और सही समय पर सही कदम उठाना, यही है डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी। तो सब मिलाकर वेनेजुएला पर अमेरिका के कंट्रोल से तेल के दाम नहीं गिरे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार में अभी वक्त लग सकता है। इसलिए तेल सस्ता नहीं बल्कि कंट्रोल्ड होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि चीन के लिए महंगा पड़ सकता है, और ये तेल के दामों को स्ट्रक्चरली बुलिश बनाएगा। और अगर बात करें भारत के लिए, तो भारत के पास अभी बेहतरीन अवसर है कि वो अपनी शर्तों पर प्राइस कंट्रोल कर सके, बस नॉन अलाइंड होकर। और दुनिया की एनर्जी पॉलिटिक्स में भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और भारत जियोपॉलिटिक्स के इस लूज रस्सी पर कितनी खूबसूरती से चल रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, ये था वेनेजुएला का तेल, अमेरिका की रणनीति और चीन की समस्या के साथ भारत के मौके पर की गई बात। दोस्तों, आप क्या समझते हैं? अपनी राय हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।